बढ़ते चले जाएंगे। तो आप कब देखोगे? अब आए हो तो वीडियो देखकर जाना, क्योंकि इस वीडियो में आप अलंकार को मक्खन की तरह क्लियर कर लोगे, और वो भी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक के साथ। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले अलंकार है क्या? दरअसल अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस तरह से नारी यानी कोई भी महिला, कोई भी स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के आभूषण पहनती है, ठीक ऐसे ही कवि भी जब अपनी कविता लिख रहा होता है, उस समय अपनी कविता की वो सुंदरता बढ़ाना चाहता है, तो वह अलंकारों का प्रयोग करता है। मतलब एक तरह से आभूषण ही है अलंकार। तो वो अलंकार जब कविता में मिक्स हो जाते हैं, कविता में शामिल हो जाते हैं, तो वो कविता बहुत सुंदर लगने लग जाती है। बच्चों, अलंकार तो काफी सारे होते हैं, यानी बहुत सारे, लेकिन आपके एग्जाम में यानी 10th सीबीएसई के एग्जाम में 5 अलंकारों के बारे में ही पूछा जाता है। नंबर 1 उपमा अलंकार, 2 उत्प्रेक्षा, 3 अतिशयोक्ति अलंकार, 4 मानीकरण अलंकार और नंबर 5 रूपक अलंकार। इन पांचों को सिंपल सिंपल ट्रिक से इजीली हम आज समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों कमेंट करके ये बताओ कि अलंकार आपने 9th से पहले कभी सीखे थे या नहीं। अगर सीखे थे तो कौन सी क्लास में, एक बार कमेंट में जरूर बताना। पहले उपमा अलंकार को पढ़ते हैं। देखो, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब परिभाषा की बजाय आप एक ट्रिक से समझ लो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो, जहां भी आपको सा, से, सी, सम, सदृश, सरिस, सरीखी, के समान, की तरह, ये 9 शब्द हैं। ये 9 शब्द जहां भी आपको दिख जाए तो आंख बंद करके उपमा अलंकार लिख देना। बस ये 9 शब्द याद रख लो। उदाहरण देखो, निर्धन के धन सी तुम आई, मतलब यहां सी शब्द आ गया, इसीलिए यहां उपमा अलंकार है। चंवर सदृश डोल रहे, अब यहां आ गया सदृश। सिंधु सा विस्तृत और अथा, अब यहां इसमें आ गया सा आने की वजह से यहां पर भी उपमा अलंकार। पारदर्शी वही शीशे की तरह आकाश, इस उदाहरण में की तरह आ गया। तो इन शब्दों को जहां पर भी देख लो तो समझ जाना वहां उपमा अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार। अरे हाँ, उससे पहले एक बात याद आई बच्चों, आपकी क्लास से रिलेटेड यानी 10th सीबीएसई से रिलेटेड मैंने एक बुक बनाई है जो स्पेशल आपके लिए यानी 10th सीबीएसई वालों के लिए है। और ये बुक कोई आम बुक नहीं है जो आप बार बार मुझसे वन शॉट की डिमांड करते हो ना। आपके लिए मैंने ये बुक ही बना दी, यानी वन शॉट के नाम से ही आपको एक बुक मिल जाएगी जिसमें आपको आपकी क्लास से रिलेटेड हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एनसीईआरटी तो कवर कर ही रही है, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको इसी में मिल जाएंगे। तो इस बुक को एक बार जरूर देखना, क्योंकि आपको इसमें हर चैप्टर से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए मैं टॉपिक पर लौटता हूं, यानी मैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बात कर रहा था। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहां होता है? जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना या संभावना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब परिभाषा से तो आपको थोड़ा कम ही समझ में आएगा। ट्रिक देखो, क्या ट्रिक है? जहां भी आपको मानो, मनो, मनु, मनऊ, मनहु, जानो, जनु, जनहु, जान पड़ता है। अब ये जितने भी शब्द हैं ये आपको याद रखने हैं, और इन शब्दों को आप जहां पर भी देख लो तो समझ जाना वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहां ये बताया गया कि उसका सिर फट गया, ऐसा लग रहा था जैसे लाल रंग का टूटा हुआ घड़ा हो। अब यहां अरुण का मतलब है लाल। खैर, अब इसकी व्याख्या की बात तो हम बाद में करेंगे। हमें तो मानो शब्द दिख गया तो इसका मतलब है यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो कमल है, यहां भी मानो आ गया। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनऊ नीलमणि सैल पर
आतप प्रयोग प्रभात। अब यहां आप ध्यान से देखो तो मनहु शब्द आया है, तो आपको कुछ और देखने की तो जरूरत है ही नहीं, यहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक आखिरी उदाहरण देखो, फूले कास सकल मही छाई, जनु रसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब इसमें जनु शब्द आने की वजह से यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस तरह से आप उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत बहुत आसानी से पहचान लोगे। अब इसमें एक बात और नोट करने लायक है, क्या कि ये दो शब्द हैं, जैसे और जो, ये दो शब्द, हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, ये शब्द आपको जहां पर भी देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना या तो वहां उपमा अलंकार होगा या उत्प्रेक्षा। अब कैसे पहचाने इन दोनों में से कौन सा अलंकार है, आइए उदाहरण से समझाते हैं। अब ये बात तो आपको पता है कि उपमा अलंकार में तुलना की जाती है ना, कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन किस चीज से, किसी लोक प्रचलित वस्तु से, यानी किसी प्रसिद्ध वस्तु से, जिसके लिए जैसे और ज्यों शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। जबकि उत्प्रेक्षा में जैसे और ज्यों शब्द किसी प्रसिद्ध वस्तु के लिए नहीं होता, मतलब प्रसिद्ध वस्तु से तुलना नहीं हो रही होती उत्प्रेक्षा में। वो आप उदाहरण से और अच्छा समझोगे। देखो आपके सामने दो उदाहरण हैं, दोनों में जैसे शब्द आया है, लेकिन एक उपमा है और एक उत्प्रेक्षा। अब कैसे पहचाने, देखो पहले वाले में तुलना किससे हो रही है। अगर आप इस प्रश्न का जवाब दे दें, ध्यान से पढ़ो, पहले वाले में यानी इस उदाहरण में किससे तुलना की जा रही है, नीले शंख से। अगर आपका जवाब ये था तो आप समझ गए हो, क्यों, क्योंकि शंख एक प्रसिद्ध वस्तु है, मतलब लोक प्रचलित है, सब जानते भी हैं, तो लोक प्रचलित वस्तु से तुलना हो रही है, इसीलिए ये उपमा अलंकार है। इस उदाहरण का अर्थ मैं पहले समझा देता हूं कि नीले जल में गोरे रंग का शरीर जैसे हिल रहा हो। अब यहां जैसे शब्द आया है हिलने के लिए, यानी तुलना जो हो रही है एक तरह से वो हिलने की हो रही है। अब हिलना कोई प्रचलित वस्तु तो है नहीं, कोई लोक प्रचलित भी नहीं है, इसीलिए यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। वैसे इस तरह के उदाहरण आपको कम ही देखने को मिलते हैं, और अगर मिल भी जाते हैं तो ज्यादातर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होते हैं। अब इस उदाहरण में अलंकार आप बताओ, जल्दी से कमेंट करके देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं। अब अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में दो शब्द हैं, दो शब्द कौन से, पहला अतिशय, दूसरा है उक्ति, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक, और उक्ति का मतलब होता है कहना, यानी अत्यधिक कहना, या आसान भाषा में समझाऊं तो बढ़ा चढ़ा कर कहना। ऐसे वाक्य जिसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखो, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब अभी राणा ने सोचा ही था, तब तक तो उनका घोड़ा सारी नदी क्रॉस भी कर गया, पार ही कर गया। तो यहां कवि ने बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा है, इसकी वजह से यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गई निशाचर भाग। निशाचर मतलब होता है राक्षस। हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई। हालांकि कवि ने यह बताना चाहा कि हनुमान की पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने पूरी लंका जला दी, लेकिन इस बात को बताने के लिए कवि ने बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करा, क्या, कि हनुमान के पूंछ में अभी आग लगी नहीं थी, उससे पहले ही लंका जल गई। अब ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई, इसीलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसमें साकेत नगरी को स्वर्ग के समान बताया है, तो यहां भी अतिशयोक्ति अलंकार है। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। मानवीकरण अलंकार, किसी भी पंक्ति में प्रकृति की चीजें इंसान के कार्य करती हुई दिखाई जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति की चीजें मतलब बादल, हवा, नदी, पहाड़, और भी ऐसे ही बहुत सी होती है ना, आप भी जानते ही हैं। लेकिन क्या आप इनसे अलग कोई दो और प्रकृति की चीजें कमेंट कर सकते हैं? देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग ढूंढ कर लाते हैं ऐसी प्रकृति की चीजें। चलिए एक उदाहरण देखो, मेघ आए बड़े बन के संवर के। अब यहां मेघ यानी बादल सच संवर कर आ गए, लेकिन सस्ता संवरता कौन है, इंसान। तो इंसान के कार्य प्रकृति करने लग जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, जुहार मतलब विनती करना, यहां बूढ़े पीपल द्वारा विनती की जा रही है, इसीलिए यहां मानवीकरण अलंकार है। सागर के हृदय पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, यहां लहरें नाच रही हैं, गा रही हैं, मतलब प्रकृति की वस्तु इंसान के कार्य कर रही है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसमें आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहां मानवीकरण अलंकार है। अब आप इन दो के बताइए कि इनमें कौन से अलंकार हैं। देखते कितने बच्चे ऐसे हैं जो काफी हद तक समझ चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं, यानी रूपक अलंकार। आपने कई बार कविता की व्याख्या पढ़ी होगी, लिखी भी होगी, और आपने नोट भी किया होगा कि जब हम किसी कविता की व्याख्या करते हैं तो कई बार रूपी शब्द आ जाता है ना, आता है कई बार, या हम यूज करते हैं अक्सर जब भी व्याख्या कर रहे होते हैं। तो जहां जहां कविता की व्याख्या करते हुए रूपी शब्द आ जाए वहां 100% रूपक अलंकार होगा। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना लेहू, अब इसकी व्याख्या करें तो बनेगा कि हे मां मैं तो चांद रूपी खिलौना ही लूंगा। तो यहाँ चंद खिलौना की वजह से रूपक अलंकार है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, अनुराग मतलब प्रेम और अंचल मतलब दुपट्टा, तो बना प्रेम रूपी दुपट्टा। प्रीति नदी में पांव ने बोरे हो, प्रीति नदी का मतलब प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया ही नहीं है। तो जहां भी व्याख्या करते हुए रूपी शब्द आ जाए तो समझ लेना रूपक अलंकार है। बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये हर एक कविता की व्याख्या हम कैसे करेंगे, हमें हर कविता की व्याख्या थोड़ी आती है। बिल्कुल जायज बात है। अब रूपी शब्द तो तब समझ में आएगा ना जब उससे पहले हम कविता की व्याख्या करना जानते होंगे। हर एक कविता की व्याख्या आप नहीं जानते तो आपके लिए मैं एक उपाय लेकर आया हूं। कैसा उपाय है आइए देखते हैं। देखो ये एक वाक्य है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब इसमें आपसे मैं पूछूं कि इसमें कौन सा अलंकार है, चलो इसको भी छोड़ो। अगर मैं ये पूछूं कि 9 को 7 से गुणा करने पर क्या आएगा तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? अरे दे क्या पाएंगे, ऑलरेडी मन ही मन विद इन सेकेंड आपने जवाब दे भी दिया होगा। और सिर्फ यही नहीं, इससे ऊपर जो वाक्य था इसमें अगर मैं अलंकार पूछ रहा हूं तो उसका भी जवाब आपके मन में आ चुका होगा। कैसे? क्योंकि आप इनको ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब आपको इसकी व्याख्या यानी जुहार का अर्थ क्या होगा ये देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 9 को 7 बार टेबल में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये शब्द, ये जो इनके आंसर है ये अब रट चुके हैं, या यूं कहें कि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही आप इन सब के कुछ उदाहरण आप 2-3 बार भी पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस के लिए इजी एंड हार्ड एग्जांपल्स मिलेंगे कहां? मिलेंगे